हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम कक्षा 9 की गंगा पुस्तक के एक बेहद महत्वपूर्ण एकांकी रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे, जिसे प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। तो यह कहानी समाज में फैली दहेज प्रथा, लड़की देखने की परंपरा और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच पर तीखा व्यंग करती है। इस नाटक की नायिका अपने आत्मसम्मान और साहस के बल पर उन सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करती है जो महिलाओं को केवल एक वस्तु समझता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया और लेखक ने इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी भारतीय समाज में परंपरागत विवाह की व्यवस्था और स्त्रियों की शिक्षा को लेकर रूढ़िगत सोच पर चोट करती है। इस एकांकी की रचना 1939 में की गई। उस समय भारतीय समाज में शिक्षा और अन्य कार्य क्षेत्रों में स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते थे। इस एकांकी के माध्यम से विवाह के लिए कम पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग, विवाह में लेन देन जैसी सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया गया है। एकांकी की मुख्य पात्र उमा पढ़ी लिखी सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो पाठ है उसे कहानी के रूप में, नाटक के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं परिचय है पात्र उमा लड़की, राम राम स्वरूप बाबू लड़की का पिता, प्रेमा लड़की की माँ, शंकर लड़का जो उमा को देखने आया था, और गोपाल प्रसाद लड़के का पिता, ये दोनों ही उमा को देखने आते हैं। रतन राम स्वरूप का घरेलू सहायक। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, यहाँ पर उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं घर में। तो घर की तैयारी और कैसा दृश्य है कि उन लड़के वालों के स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की जा रही हैं और उनके सामने लड़का और उसके पिता के सामने लड़की को बुलाया जाता है और वह उसे देखते हैं और कैसे ये सारी बातें शादी विवाह के की बातें होती हैं और क्या कैसे वह दृश्य सामने आता है, इसे ही दिखाया गया है। तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, एक नॉर्मल सजा हुआ कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं कि एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा रतन ने पकड़ रखा है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति दरवाजे के अंदर आते हैं और उनका पीठ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने एक तख्त को पकड़ा हुआ है और तख्त का दूसरा सिरा किसने पकड़ा है? रतन ने, जो उनका नौकर है। रतन कौन है? रामस्वरूप का घरेलू सहायक, मतलब रामस्वरूप का नौकर है। तो यहाँ पर बाबू, बाबू का अर्थ है रामस्वरूप, रामस्वरूप के लिए कहा गया। तो यहाँ पर कैसे बातचीत होती है वह दिखाया गया है। बाबू, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त तो उधर मोड़ दे, उधर, बस बस, तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब, बिछा दे साहब। बाबू, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा ने यहाँ अक्ल बांट रही थी, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी, तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, तख्त बिछाता है, ही हंसता हुआ। बाबू, हंसता क्यों? अरे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। मतलब कलश जो भारी होते हैं, कलश जो भारी होते थे, तो उन्हें लोटों की तरह हमने उठाया है और उससे नहाया है। मतलब वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा नौकर को कह रहे हैं। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो कपड़े धोने वाले के यहाँ से आई है वही। रतन जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस ठीक करते हैं, मेज पोस को ठीक करते हैं, जो मेज पर जो कपड़ा बिछा हुआ है, क्लॉथ, टेबल क्लॉथ, उसे ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना, गंदुमी रंग, गंदुमी रंग यानी सांवला रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आता है। नौकर क्या है? उसके पीछे पीछे आता है, प्रेमा के पीछे पीछे, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। रुको। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत है? मोह पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन
तुमसे धोती मांगी किसने? यहाँ पर बच्चों राम स्वरूप ने, बाबू साहब ने रतन को बोला था चादर लाने के लिए, लेकिन वह भूल से प्रेमा से धोती मांग लाया। तो यहाँ पर यही गलतफहमी हो रही है। प्रेमा कह रही है कि तुमने तो धोती बदल ली थी, अभी फिर तुम वापस धोती क्यों मांग रहे हो? और राम स्वरूप चौंक जाता है, लेकिन धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों रतन, तेरे कानों में डाक लगी है क्या? मैंने कहा था कपड़े धुलने वाले के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और रामस्वरूप कहते हैं, यहाँ बीबी जी कह रहे हैं रामस्वरूप की बेटी जो है उमा, उसके बारे में कह रहे हैं कि बीबी जी के कमरे से, उमा के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दड़ी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। प्रेमा कहती है कि तुम ही ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट किया है, तो तुम ही ने उसे सर पर चढ़ाया। और मेरी समझ में, प्रेमा कहती है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई एक जंजाल की तरह ही है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी एक पुस्तक है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। उमा कहती है कि आजकल तो पढ़ लिख के लड़कियों के लक्षण ही अलग हो गए हैं, और हम लोगों के जमाने में तो आई पढ़ ली, कुछ गिनती सीख ली, और स्त्री सुबोधिनी मतलब पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, और बस स्त्री धर्म को पढ़ लिया, यही काफी था। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। यहाँ पर रामस्वरूप व्यंग कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ कि ग्रामोफोन का बाजा होता है ना, तो उनकी पत्नी प्रेमा समझ नहीं पाती, तो वो बोलती है क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर रामस्वरूप व्यंग कर रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर। उसे कह रहे हैं कि दो तरह का ग्रामोफोन बाजा होता है, कि भगवान का बनाया हुआ बाजा जो पत्नी को कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह, जो एक बार शुरू हो जाए तो बंद नहीं हो, और इंसानों का बनाया हुआ बाजा को तो रोक देने से वह रुक जाता है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की इतनी कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है, मतलब बिना मेकअप के कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म से की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप कहती है, प्रेमा कहती है कि मैंने तो मेकअप का सामान उसके सामने रख दिया था, लेकिन उसे न जाने किस जन्म से ऐसे चीजों से, मेकअप के सामानों से उसे नफरत है। और मैंने जब कहा उसे तैयार हो जाने को, तो वह मुंह आंचल में लपेट कर लेट गई। मैं तो तुम्हारी लड़की से तंग आ गई हूँ। प्रेमा ने कहा, रामस्वरूप, न जाने कैसा उसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, यानी मेकअप का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस की ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, एंट्रेंस का अर्थ होता है मैट्रिक, टेंथ तक ही लड़की को। प्रेमा कहती है, मैंने तो कहा था 10th तक ही पढ़ाना, लड़की नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, बाद में बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो।
उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, अच्छा तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, रतन आता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं और रतन को कहते हैं कि बाजा लेकर आ गया है, बाजा को नीचे रख दे और चद्दर बिछा दे। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए तो यहाँ का काम करे, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सौ नखरे के मारे। रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने दफ्तर के चपरासी से भी कहा था कि आज हमारी मदद के लिए यहाँ आ जाए, लेकिन उसके तो नखरे ही बड़े हैं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो है। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल दास और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, मतलब जरा तरीके से आए, सलीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। रामस्वरूप जानते थे कि वो लोग दकियानूसी मतलब पुराने ख्यालात के हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे उनकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करूं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। यहाँ पर रामस्वरूप का कहना है कि मुझे तो लड़की की शादी करनी है, मेरा ये काम है, इसीलिए, नहीं तो इन लड़के और उनके बापों को मैं बहुत खरी खोटी सुनाता, इनके सोच पर, इनके दकियानूसी जो सोच है उसके ऊपर, लेकिन मुझे तो लड़की की शादी करनी है, तो इसीलिए उन्हें झेलना पड़ रहा है। रतन, अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। रतन पर नजर पड़ते ही, और तू यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? बस चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। रतन अंदर जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, समझा देना, थोड़ा थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे में अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह नीचे ही रख गया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ हाँ, आइए आइए, हंसता हुआ। बाबू गोपाल दास और उसके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाला नौजवान में से है, आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर उनकी खासियत है। लड़का का और उसके पिता का जो उसका जो लड़का और उसके पिता का जो रूप रंग है, उसे बताया गया है यहाँ। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल दास बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। उन्होंने जो हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी वह गिर पड़ता है जमीन पर। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप कहता है, गोपाल प्रसाद, खखास कर नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप हंसते हुए, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी? गोपाल दास, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए
खासी परेशानी कर दी है। गोपाल दास कहता है कि आपको भी लड़की की शादी करनी है और मुझे भी लड़के की शादी करनी है, तो इसलिए हमें मिलना ही था और मुझे तो आना ही था। राम स्वरूप हंसते हुए, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। यह तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं। तो बच्चों, इसके आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो यहीं पे यह वीडियो खत्म होता है। पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू।